नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमन बनता जा रहा है और ये डिजीज है पार्किंसन डिजीज। डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ आज हम जानेंगे कि पार्किंसन डिजीज होता क्या है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसी तरह से डॉक्टर मैम से आज हम पूरी जानकारी लेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि पार्किंसन डिजीज क्या है और इसके पीछे का कारण क्या होता है। अब देखिए आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है पार्किंसन डिजीज। ये डिजीज जो है वो बेसिकली ब्रेन के रिलेटेड है। ब्रेन की बीमारी कह सकते हो आप इसे। अब जब ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है उसमें भी कोई ज्यादातर से डोपामाइन जो सेल है वो बहुत ही जब डैमेज हो जाता है और डीजनरेशन बढ़ने लगता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो डीजनरेट होने लगता है, तो ये बीमारी आ जाती है। अब ये बीमारी जब आती है तो आप महसूस कर सकते हो कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको हाथ पैर कंपन जैसा फीलिंग होता है, आप इम्बैलेंस जैसा फीलिंग हो जाता है। दूसरा, इस बीमारी में ज्यादातर से लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज या फिर अपने आप को बिजी नहीं रखने के कारण हम बोल सकते हैं कि ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अगर आप देखो तो 100 अगर पीपल हो उसमें से 20% लोगों को आजकल पार्किंसन की बीमारी होने लगी है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर काफी सारे नर्व्स होते हैं, तंतुअं होते हैं। उसमें जो डोपामाइन होता है वो क्या करता है, आपको हमेशा एक्टिव रखने के लिए, उत्सुकता रखने के लिए काम करता है। लेकिन जब ये सेल धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और इतना डैमेज हो जाता है तब आपको कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये बीमारी आप खुद, क्योंकि समटाइम्स आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट हो जाते हैं लोग 60, उसके बाद वो कुछ नहीं करते, 50 के बाद कुछ भी नहीं करते, घर पे काम न होने की वजह से कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या करते, खाते पीते और सो जाते। तो जब आपका कुछ एक्टिवनेस नहीं होता है, जब आप ब्रेन को एक्टिव नहीं रखते हो, जब आप सोच विचार नहीं करते हो, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं रखते हो, फिजिकली फिट नहीं रहते हो, तब आपको ये बीमारी घर कर लेती है। और एनीवे ये बीमारी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तो बढ़ती ही है, लेकिन आजकल 40s की एज में या समटाइम्स 30s की एज में भी ये बीमारी देखने को मिली है, ड्यू टू द हम एक्टिव रहने के लिए क्या खाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी फिट हो लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है फिट तो रहते लेकिन खान पीन में गड़बड़ी कर लेते हो, तो वो भी ध्यान रखना है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है उसको अगर एक्टिव रखना है, स्पेशली सब कुछ ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तो अगर हम लोग आहार में ऐसा कुछ जंक फूड का ज्यादा खाते हो, ऐसे थॉट्स पे चले जाते हो, नेगेटिव थॉट्स पे, या फिर कुछ भी नहीं करते सिर्फ बैठने का काम करते हैं, तब भी ये रोग आपको 30s 40s से भी देखने को जाए। और एक बार ये शरीर में जब आ जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और वो जो सेल है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने, सेल डैमेज पे डैमेज हो जाता है और वो एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप पार्किंसन के शिकार हो जाते हो। अब देखिए इसका जो बेस मेन कारण क्या है, तो हम इसके अंदर आपको 4 सिम्टम्स बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? कैसे पता चल सकता है हमें? तो पहला ही जो सिम्टम्स है, पहला ही जो कारण हम कॉजेस के देखे, सिम्टम्स कॉजेस देखे,
तो क्या हो सकता है? तो देखिए, आपको आइदर कंपन होने लगता है, ओके, आपका हाथ, आपका सिर, आपके एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, दोनों पैकी एक हाथ पे मूवमेंट्स होती है, लेकिन उसे कहते हैं पहला कारण। अब ये जो काम आप करते हो, कोई कार्य करते हो, कुछ आप खेलते हो, कुछ एक्सरसाइज करते हो, तब आपकी मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही रेस्टिंग स्टेज में आ जाए, जैसे आप सिर्फ अभी बैठे हो, तो आप कुछ पकड़ रहे हो, तो मूवमेंट में ऐसा 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 होने लगेगा, क्योंकि अभी आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ये कंटिन्यू हाथ ऐसा ऐसा हिलता ही जाएगा, या फिर पैर ऐसा ऐसा डिग 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 करके हिलता ही जाएगा, या फिर आप बैठे हो और अगर सीवियर हो गया तो आपका बॉडी आपको हिलता नजर आएगा, राइट। तो ये है हमारा पहला कि आपका अगर कार्य कुछ भी नहीं करते हो तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरा है कि आप जब हिलते फिरते हो, घूमते फिरते हो, तो आपको टाइम लगता है, राइट। तो आपको समझ जाना है कि इनके भीतर में ये डिजीज आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पाए हैं कि ये सही में पार्किंसन है। दूसरा, अभी तक कोई दवाइयां में भी इतना इंप्रूवमेंट नहीं है कि आप ये दवाई लो तो 100% पार्किंसन आपका सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर लास्ट में वो लोग सर्जरी करते ब्रेन की, लेकिन अभी तक ऐसी कोई नहीं है कि 100% हम एश्योर में बोल सकते हैं यस वी कैन क्योर। एलोपैथी में नहीं बोलते हैं। तो देखिए, जब आप हर घूमते फिरते हो तो आपको टाइम लगता है। जैसे कि आपकी जो एक्टिविटीज है, रोज बरोज की एक्टिविटीज जो होती है, जो आप, जैसे आप आंख खोल के देखते हो, आप कुछ काम करने के लिए हाथ को उठाते हो, या आप जब खाना खाने बैठते हो, तो क्या होता है, एक निवाला लेते लेते आपका टाइम बहुत लगता है। तो ये हुआ, आपको देखने को मिलता है। थर्ड रीजन ये है, थर्ड आप देख सकते हो कि आपके हाथ पैर है वो स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि मसल्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो आप कुछ भी करते हो तो उसके भीतर में आपको पेन, दर्द का एहसास होता है, क्योंकि मसल्स बहुत ही जकड़न में हो जाती है, आपके नेक में, आपके आईसाइट्स में, आपके आर्म्स में, आपके पैरों में, आपके स्पाइनल में, राइट। हमारा जो मेरुदंड है वहां पे भी जकड़न हो जाती है। तो आप अगर नेक एक्सरसाइज करते हो तो आप इतना ही कर सकते हो, ऐसा पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जकड़न बहुत हो जाता है। तो आप कुछ भी करते हो, जैसे कि आप सोए हुए हो बिस्तर में, अब बिस्तर से आप खड़े होते हो, तभी भी आपको महसूस होता है अरे बहुत दर्द हो रहा है। आप बिस्तर से करवट कर रहे हो एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर भी आपको वो करवट करने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, दर्द का सामना करना, क्योंकि आपके मसल्स बहुत ही स्टिफ हो चुके होते हैं। एंड द फोर्थ रीजन होता है, वो होता है कि बहुत महीने से ये आप देख रहे हो कि ये सारा हो रहा है। अब जब पार्किंसन के जो पेशेंट है वो जब चलते हैं तो वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस उसमें आ जाती है, यानी कि जो अलाइनमेंट है, जो पोस्चर है, जो जिस तरह से उसको चलना है, जिस तरह से उसको खड़ा रहना है, वो प्रॉपर दोनों पांव पे खड़े नहीं रह सकते हैं। तब वो ऐसा ऐसा फील करके आगे बढ़ते या फिर गिरने के चांसेस भी रहते हैं। वो कब हो जाता है, जब बहुत ही सिवियर केस में हो जाता है, इनबैलेंस उनके बॉडी में आने लगता है। तो बस आज का जो ये टॉपिक है उसमें हमें वो ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो है रिलेटेड टू ब्रेन। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स है जो आपको लास्ट मोमेंट में दिखाते हैं ब्लास्ट होते हैं, राइट। लेकिन आप अन्न क्या खाते हो, आप फिट कहते कैसे रहते हो, इंडिया फिट होना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि हमें स्वस्थ भारत बनाना है, लेकिन जब काम में इतने बिजी हो जाते हैं, या फिर कोई कोई जगह पे पानी का ग्लास भी वहां पे आके देते हैं, नाश्ता भी वहां के आते दे, आप उठ के नहीं जाते हो किचन में, आप कुछ एक्टिविटीज नहीं करते हो। और ज्यादातर लेडीज के, यानी कि महिलाओं के देखा जाए उससे ज्यादा पुरुषों में ये सबसे ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है। तो आज के जो मेन जो हमारा टॉपिक है उसमें यही मेन रीजन है कि एक्टिविटी आपकी बहुत कम हो जाती है।
थॉट्स आपके बहुत ही धीरे-धीरे आपको लगता है मुझे ये नहीं आ रहा है, अब मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, अब मुझे तो यही हो रहा है, तो आप धीरे-धीरे डिप्रेस के शिकार भी बनने लगते हो, नींद नहीं आती है। और दूसरा, अगर ये देखा जाए तो ये मोटर नर्व का भी प्रॉब्लम है, तो जो हमारा रेगुलेशन में सब कुछ कार्य होना चाहिए, राइट? इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी 2 है, राइट? तो हमारा जो कुछ न बोलने से अचानक से मूवमेंट होनी चाहिए, वो सारी स्टॉप हो जाती है। जैसे कि आँखें आप बंद कर रहे हो तो आँखों से धीरे-धीरे मूवमेंट्स कम हो जाती है। आप टगर-टगर ही देखते हो, बोलना पड़ता है, हाँ, मेरी पलकें भी है। कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक चलता रहता है। अगर ये पेशेंट पार्किंसन का है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी आ जाती है। तो आज यही हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमें फिट रहना है और मस्त रहना है, तो ये हमें खास ध्यान रखना है। जी मैम, अब इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पार्किंसन डिजीज़ की कोई स्टेजेस भी होती हैं? मतलब ये किस स्टेज तक जा सकता है और कितना डेंजरस ये हो सकता है? हाँ, जैसे कि हमने सिम्पटम्स देखा कि एक-एक आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से ये धीरे-धीरे डीजनरेट की पोज़ीशन में आ जाता है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि देयर आर सर्टेन स्टेज होते हैं, कि पहला जो होता है वो क्या होता है, अर्ली स्टेज उसे कहते हैं, कि आपको महसूस होता है, आप लिखते हो तो आपका मूवमेंट ऐसे ऐसे दिख रहा है, आप चाय पीते हो या कुछ पीते हो तो आपका, अगर आपने कप एंड सॉसर लिया तो टक 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 आवाज आती है, राइट? अगर आप कैरम की गोलियां ऐसा कुछ खेलते हो तो ऐसा 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 करके फिर शॉट मारते हो। इन शॉर्ट में झंझनाटी, राइट, वाइब्रेशंस, ऐसे ऐसे कंपन उसे बोलते हैं, वो आपको महसूस हो जाता है अर्ली स्टेज में। अब ये रहता है 6 मंथ्स 1 ईयर तक ये स्टेज में रहता है। दूसरा होता है कि आप अगर दवाइयां लेते हो, क्योंकि पार्किंसन में दवाइयां एलोपैथी के डॉक्टर देते हैं, जब आप दवाई कंज्यूम करते हो तो वो दवाई की इफेक्ट हो जाने के बाद व्यक्ति और, जैसे कि डांसिंग मूवमेंट में है, जैसे कि अनकॉन्शियस हो गया, वैसे तक वो पहुंच जाता है, दैट आर द सेकंड वन, राइट? या फिर बोलते हैं ना कि पी के आपने ड्रिंक्स की है अल्कोहल, उसके बाद ज्यादा अल्कोहल चढ़ जाती है, क्योंकि ये दवाई के अंदर होता है। तो जब आप ये दवाई लेते हो तो आपको गूंगीपन की महसूस होती है, आपको सोने का बहुत लगता है, बार बार सोने की इच्छा होती है, या फिर आप चलते हो ना तो आप ऐसे 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 हो जाते हो, राइट? तो ये है सेकंड अपना हो जाता है कि अगर आप दवाई लेते हो तो वो हमें देखने को मिलता है। देन दूसरा समटाइम्स होता है कि दवाई के साइड इफेक्ट्स, और दवाई तो लेते हो लेकिन दूसरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी बॉडी में, वो एक्टिव होने लगते हैं, राइट? तो ये एक और स्टेज पे चला जाता है। जैसे कि अगर मान लो आपको हाइपरटेंशन की बीमारी, अगर आपको इंसोमिया की बीमारी है, राइट? तो उसके अंदर ये और लिंक में आ जाता है। और समटाइम्स आप देखते हो कि जैसे ही ये स्टेज में वो इंसान, कॉन्स्टिपेशन का लेवल, डाइजेशन का लेवल उसका पुअर होने लगता है और ज्यादा बढ़ने लगता है। दूसरा, जब वो रात को सोते हैं तो एक तरह की नींद नहीं आती उनको, और वो मम्बलिंग करते हो, बड़बड़ कर रहे हो, कुछ ऐसा टॉसिंग करते हो, बीच बीच में उठ जाते हो, वो सारा भी आपको देखने को मिलता है। कब? जब बहुत सारा हो जाता है तब आपको देखने को मिलता है कि दवाई लेने के बावजूद भी धीरे धीरे जैसे जैसे डोपामाइन डाउनर एंड डाउनर हो जाता है, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो वही हमें देखना है। और दूसरा खास, कभी कभी जब और लेवल बढ़ जाता है तब पता चलता है उसकी इंद्रियां, जो हमारी है ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, हाथ पांव आंख नाक सूंघने की शक्ति, राइट, कान के कर्ण की शक्ति, वो कैसी हो जाती है, धीरे धीरे लो हो जाती है। और दूसरा, आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपके घर पे कुछ बन रहा है आइटम, या फिर कुछ जल गया है, लेकिन उनकी स्मेल की शक्ति जो होती है वो चली जाती है। तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि कुछ जल गया है, कुछ अच्छी सी महक आ रही है,
कुछ भी नहीं पता चलता है। ये कब होता है, बहुत ही स्टेज आपका आगे हो जाता है, तब ये सारा आपको पता चलने लगता है। उनके आंखों का, उनके फेशियल एक्सप्रेशन का, वो भी आपको महसूस होता है। तो वो ध्यान रखना है कि आपको वो भी देखने को मिलता है कि आप जो बोल रहे हो, तो आपके फेशियल जो एक्सप्रेशंस है वो एक ही जैसे रहते हैं। आप जो सुन रहे हो वो धीरे धीरे बदल जाती है सुनने की शक्ति में। आप जब बोलते हो तब आपका होठ इतना ही होता है, आप जब कुछ भी बोलते तो आवाज आपकी कम हो जाती है और सुनाई नहीं देता है। तो ये सब कुछ आपको लास्ट के स्टेज में देखने को मिलता है धीरे धीरे। लेकिन शुरुआत होती है राइट हैंड में हुआ है, लेकिन जब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो तो वो धीरे धीरे क्या होने जाता है, वो दोनों हाथ में, पैरों में और पूरे शरीर के अंदर ये पार्किंसन का रोग अंदर घुस जाता है। अब खतरा, खतरा है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो ये जो खतरा हम बोलते हैं वो कहाँ से आता है। एक है कि हमारे जेनेटिक में, वो ध्यान रखिए। अगर आपके पिताजी या दादाजी, आपके कोई भी रिलेटिव्स में, क्लोजर रिलेटिव्स, काका को, मामा को है, तो आप में आने की शक्यता रहती है। और वो धीरे धीरे बढ़ के आप फिर टोटली बेड पे चले जा सकते हो और लास्ट में सर्जरी ही डॉक्टर बोलते हैं कि हम सर्जरी। लेकिन ध्यान रखिए, आप एक बार सर्जरी करते हो, आप एक बार इसका संशोधन कर लिया, मिल गया। लेकिन जैसे 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 कि आप 60 के अभी हो, आपका सीवियर स्टेज में आप पहुंच गए हो, जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, वो भले आपने ऑपरेशन किया हो, भले आपका लग रहा हो कि अब मुझे दवाई से अच्छा लग रहा है, वो तो सोते रहते, नहीं, वो डीजेनरेट सेल होता जाता है। तो आपको अगेन एंड अगेन, जैसे जैसे आप 80 की ओर जाओगे तो आपका कैसे हो जाएगा, अगर मान लो 60 एज है अभी, तो 100 में से 15-20 लोग हो जाएंगे। लेकिन आप 70 में जाओगे तो 50-60 तक पहुंच जाओगे परसेंटेज में, और 80 में जाओगे तो ऑलमोस्ट आपका 20% के लोगों को ये बीमारी घर करनी होती है। तो ये खतरा रहता है। तो हमें बस वो ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको पता चले कि मैं कुछ ऐसा कार्य करता हूँ, स्पेशली आप देखना कि जो लोग कुछ फैक्ट्री में कुछ कार्य करते रहते हैं, तो उनकी आदत होती है यहाँ से बॉक्स उठाओ, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे करो, राइट। तो वो कंटिन्यूस, कोई कोई होते हैं कि ब्लो ड्रायर करते हैं, ब्यूटी पार्लर में होते हैं वो लोग ब्लो ड्रायर करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो आप देखो उनका हाथ अगर ब्लो ड्रायर छोड़ देते हैं, उसके बाद देखो तो झंझनाटी सी हाथ में आ जाती है, राइट, फील होता है। अगर कोई टेनिस प्लेयर है, अगर आपको पता हो, तो एक बहुत ही नामांकित प्लेयर जो टेनिस प्लेयर था, उसको एज ऑफ 30 में पार्किंसन की डिजीज उसके घर आ गई थी। और ही इज वेरी वरीड अबाउट, क्यों, क्योंकि 30 की एज में वो प्ले नहीं कर सकता, ही इज वेरी। तो कभी कभी आपकी खान पान क्या है, आप सडनली कुछ नेगेटिव सोच ले, आप सडनली कुछ ड्रॉप आउट करते हो, वो भी हो जाता है। क्योंकि डोपामाइन जो सेल होता है वो धीरे धीरे डैमेज नहीं होता, वो फटाक से आपको दिखाई देता है और आपके ब्रेन में ही फट से प्रॉब्लम्स होने लगता है। और वो जैसे ही कनेक्शन बंद हो जाता है, आपको लगता है ही इज इन अ बेड रेस्ट टोटली। लेकिन एक अच्छा है, क्योंकि ही इज अ प्लेयर, टेनिस प्लेयर था, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए खुद पे, तो पार्किंसन डिजीज में वही ध्यान रखना है, हमें खुद को उठाना है। तो खतरा तो है, लेकिन अगर आप योग, प्राणायाम, आसन एंड ध्यान पे बहुत सारा कॉन्शियसनेसली, बहुत सारा ध्यान पूर्वक करते हो, थोड़ा सा एरोबिक एक्सरसाइज, थोड़ी सी कार्डियो जैसी एक्सरसाइज करते हो, तो आप ये कंट्रोल में कर सकते हो। तो आपको बस ध्यान रखना है, खाली नहीं बैठना है। अगर आप खाली बैठोगे तो आपका ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। आप कुछ एक्टिव रहोगे तो आपके ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, आप एक्टिव रहोगे तो आपकी हाथ पैर की मूवमेंट भी रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा हुआ है कि एक मेंटेलिटी हो गई है इंडिया में, 60 साल 59 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये रिटायर के बाद क्या करना है, बहुत सारा काम कर ले, अब घर पे बैठो। जब आप घर पे बैठे हो तो शुरुआत के 1 वीक पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर घर आपको खाने दौड़ता है, क्योंकि आप कोई कंपनी में काम कर, आप कोई ऑफिस में काम करते हो, तो
कॉन्स्टेंटली आपका ब्रेन वर्क कर रहा होता है, कॉन्स्टेंटली आप कुछ मूवमेंट करते रहते हो और थोड़ा सा अंदर से भी होता है मुझे ये टारगेट फिनिश करना है, मुझे ये कार्य फिनिश करना है, तो आपका हाथ पैर चलता रहता है। आप एक्टिवली लाइफस्टाइल यानी कि सुबह जल्दी उठ जाते हो, पूरी दिन की जो दिनचर्या होती है वो परफेक्ट टाइम में होती है। आप थोड़ा सा ब्रीदिंग के साथ वर्क करते हो, लेकिन जैसे ही आपको पता चला नाउ यू आर रिटायर, तो लोग दूसरा काम ढूंढने नहीं जाते, उल्टा घर पे बैठने से खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, और इसमें सारा डैमेज होने लगाता है। तो बस ये खतरा मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अभी घर पे हो, कुछ भी नहीं कर, कुछ ना कुछ भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट सबको दी होती है, तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो उसको अवेयरनेस के साथ, उसको ऐसा मत सोचिए कि ये तो नॉर्मल है। हाँ, कभी कभी टू मच डायबिटीज में, टू मच हार्मोन में ऐसा ऐसा होता है कि अदर आपको वर्टिगो में या ऐसे कोई दूसरे डिजीज भी होते हैं कि जिस वजह से आपका बॉडी शेकिंग होता है। बट वो क्यों होता है? क्योंकि एक तो है बॉडी अलाइनमेंट नहीं रखते हम लोग, दूसरा योग आसन प्राणायाम या आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हो। जब आपके भीतर में एक्सरसाइज नहीं होती तो आपका बॉडी कैसे हो जाता है? लथार्जिक हो जाता है, कुछ न करने की इच्छाएं होती है, राइट? आपकी इम्यूनिटी लो होने लगती है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन जैसे बार बार क्या आते हैं, रोग अप्लाई होने लगते हैं, तो आपका बॉडी फिर क्या होने लगता है? शेकी होने लगता है। वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, डाइजेशन इज अ मेन प्रॉब्लम है। जो आपका डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता है, तो ये उदान समान एंड अपान तीन प्राण का मिलकर ये रोग होता है। अगर डाइजेशन नहीं ठीक होगा तो मेरा ब्रेन की जो एक्टिविटीज जो मैं कर रही हूँ वहां पे नहीं जाएगा। तो फूड को बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, आप कितने एक्टिव रहते हो वो ध्यान रखिए, बिकॉज समटाइम्स क्या हो जाता है, ये डिजीज आपको ऐसे नहीं, लेकिन जब आप यंग होते हो, जब आप काम करते हो, तब आप भागते रहते हो तो आपको सारा दर्द आप भूल जाते हो। और पार्किंसन में यही होता है, जब आप काम करते हो आपका हाथ पैर कुछ भी शेक नहीं होता है, कुछ भी आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन जैसे आप बैठ गए, जैसे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो धीरे धीरे बस एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, तो ये डिजीज से आप पार नेचुरल वे से हो सकते हो। उसके लिए दवाई, हाँ, दवाई कब हम बोलते हैं दवाई लीजिए, लेकिन कब? जब आपका बहुत सारा स्टेज पे आप पहुंच गए हो, उसके बाद आपको 6 मंथ्स तक लगातार आपको देखने को मिल रहा है, तो पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आप दवाइयां ले सकते हो। इसके अंदर दूसरा मैं एक ऐड करना चाहूंगी, कोई कोई दवाइयां एलोपैथी की ऐसी होती है कि भूखे पेट लेनी होती है, लेकिन एक टेंडेंसी हो जाती है जब आप दवाई को भूखे पेट नहीं लेते हो लेकिन खाने के साथ लेते हो या खाना खाने के बाद लेते हो, तो वो दवाई की इफेक्ट कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो भी एक आपको ध्यान रखना है कि आपका रूटीन लाइफ में आप क्या करते हो। अगर आप दवाई ले रहे हो तो स्पेसिफिक कोई कोई दवाई एम्प्टी स्टमक होती है तो आपको एम्प्टी स्टमक लेनी है, लेकिन अगर आप गलती से ये करते हो तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो बस आपको ये ही आज के सेशन में हमें ध्यान रखना है कि हमारा बॉडी पोस्चर्स, हमारा अलाइनमेंट और कितना आप योग के पीछे जाते हो, एक्सरसाइज के पीछे जाते हो, और कितना आप स्वस्थ रहते हो और कितना दूसरों को स्वस्थ रखते हो। मैम, पार्किंसन से लाइफ को जो भी खतरा होता है उसे हम कैसे टाल सकते हैं? मतलब उससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं कि ये हमें हो ही ना? अब देखिए, जैसे कि अगर आपको रहना है स्वस्थ, मुझे पता है कि मुझे ये थोड़ा सा मैं लिखती हूँ, मेरा काम है लिखना। सडनली जैसे ही लिखते लिखते पता चला कि मुझे वाइब्रेशन हो रहा है, तो अब देखिए आपको ये सिम्टम्स मिल गया कि सडनली ब्रेक शेकी हो रहा है, तो आपको क्या करना है? एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, अलर्ट रखने की एक्सरसाइज रखिए। आप एक्सरसाइज के द्वारा और फूड इनटेक के द्वारा आप अपने आप को प्रॉपर रख सकते हो। तो जैसे ही आपको पहला ही पता चले कि मेरे घर में यानी कि मेरे क्लोजर रिलेटिव में ये प्रॉब्लम था, तो आप में आने के चांसेस रहते हैं, तो आप अवेयर हो जाइए।
उसके ऐसा मत सोचे कि अरे कुछ बात नहीं होगा तब देखा, नहीं, क्योंकि ये जल्दी-जल्दी जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे डीजेनरेट होता जाएगा और वन डे वो कोलैप्स हो जाएगा। तो बेटर है, मैं सभी को बोलूँगी, अभी ही हमने योगा डे सेलिब्रेशन किया हुआ है, तो उठो, जागो और अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, डिजीज फ्री रहना है हमें, राइट? तो रोज सुबह या आपको अगर जैसा भी टाइम मिले, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करिए थ्रू द एक्सरसाइज द्वारा। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका मसल टोनिंग, और जब कोई नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लगते हैं, तो वो भी धीरे-धीरे रिलीज़ होने लगते हैं और ब्रेन के जो मसल्स है, कोई-कोई ऐसे एक्सरसाइज होती है, कोई-कोई ऐसे ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं कि जिससे हम एक्टिव रहते हैं और वो सेल को लाइव कर देते हैं, अच्छी तरह से उसको फीड अप करते हैं हम, राइट? डोपामाइन को एक्टिव करना है, तो हमें खान-पीन में और हमें एक्सरसाइज पे खास ध्यान रखना है। तो ये सारे जो स्टार्टिंग के सिम्पटम्स मैंने बताए, तो उस पे अभी ध्यान रखना है। चलने-फिरने में लथड़ हो रहा है, बैठने-उठने में लथड़-लथड़ हो रहा है, बोलने वक़्त आपको लग रहा है, तो आपको समझ जाना है कितनी स्टेज तक चले गए हैं। उसके लिए थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान लगाइए और सपोर्ट के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत किस उम्र से हो जाती है? 30 प्लस होने के बाद या फिर बच्चों को भी इसकी शिकायत हो जाती है? अब ऐसे तो देखा जाए, पार्किंसन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे होता है कि 60 अबव हो जाते हो तो आपको देखने को मिलता है, बिकॉज़ इट्स अ ब्रेन रिलेटेड है, तो वो देखने को मिलता है। लेकिन ड्यू टू द लाइफस्टाइल, अगेन एंड अगेन मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ही सेडेटरी स्टाइल हो गई है, राइट? सिर्फ बैठना, उठना, खाना, अगर ये 3 बात आपका हो रहा है, और हम बिलीव करते हैं 4 बातों पे, बिकॉज़ वी हैव अ 4 पिलर्स, आहार, विहार, आचार, विचार। ये 4 पे जब आप कार्य करते हो, तो आपके घर पे कोई भी डिजीज आता हो तो वो वॉच करता है कि ये तो 4 बेस पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, आएगा, लेकिन धीरे-धीरे सरकता चला भी जाएगा। इतना स्टेज पे नहीं जाओगे कि आपको पता ही ना चले और ब्रेन सर्जरी करने का मौका आ जाए, वो नहीं होना। तो ये जो है उम्र, अभी हम नहीं बोल सकते कि आफ्टर 60 ही होती है। हाँ, डेफिनिटली 60 के बाद ये बढ़ती जाती है, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी रात को नींद ना आना, रात को काम बहुत करना, कुछ एक्टिविटीज अपने लिए न करना, केवल सिर्फ थोड़ा सा ही नॉन स्टॉप आप काम करते रहते हो, खाते हो, वापिस आप बैठ जाते हो, तो मूवमेंट आपकी बिल्कुल नहीं रहती है, ध्यान रखिए। टू मच प्रेशर रहता है, माइंड बहुत वर्क करता है, लेकिन बाकी का जो लेवल हमारा बॉडी है, उस पे कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अगर आप काम कर रहे हो मोबाइल पे, तो टक 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 कितनी बार टक टक करोगे? अगर आप आईटी फील्ड में हो, अगर आप शेयर ब्रोकर्स के हो, तो आप बार बार माउस से हिलाते हो, टिक करते हो, माउस से हिलाते हो, टिक करते हो, लेकिन बार बार ये सिर्फ काम करते हो, लेकिन एक्सरसाइज नहीं होती है, राइट? तो क्या हो जाता है, जल्दबाजी में जितना आप यंग उम्र में ही आप कुछ भी नहीं करते हो, एक्सरसाइज जैसा कुछ भी नहीं करते हो, तो आपको क्या होगा, छोटी सी उम्र से भी ये डिजीज घर करता है। तो आजकल कोई पार्किंसन के लिए एक एज लिमिट नहीं है कि ये एज के बाद ही होता है। आपको हैरान होगा कि हमारे पास ऐसे भी लोग आ गए कि जिसकी एज एक्चुअली 25 साल, राइट? और सडनली सडनली ऑफिस में काम कर रहे थे और सडनली कोलैप्स हो गए और वो अभी बेड पे। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ केवल अपने काम पे ही कंसंट्रेशन, अपना जो कार्य नहीं, काम के अलावा भी आपको कुछ करना पड़ेगा। खान-पीन पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे ध्यान रखना पड़ेगा, रूटीन पे, रोज सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो। अब आप बोलोगे इसमें सोना-उठना क्या है? नहीं होता है। हमारे में वात, पित्त, कफ 3 दोष है। जब वात का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, जब पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ये तीनों काम करते हैं, और आजकल यंगस्टर्स में टाइम का कोई बार ही नहीं होता है। रात को लेट तक 2 ढाई तक जगना यानी पित्त का प्रकोप आ जाता है। सुबह 8 9 10 बजे उठना यानी वापस पित्त का प्रकोप।
तो फिर वात और कफ क्या करेगा? अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी सोते हो, तो आप अपने को बैलेंस, त्रिदोष से बैलेंस कर सकते हो, राइट? तो बस हमें वो ध्यान रखना है। आजकल एज का कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, वो बात कह सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। मैम, आज के एपिसोड की शुरुआत से ही आप लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। तो अब जैसे-जैसे लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता ही जा रहा है, एक्टिवनेस, फिजिकल एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इसमें योग और एक्सरसाइज किस तरह से हेल्प करती है, चाहे वो बच्चों में हो या बूढ़ों में हो? हमेशा हम लोग एक पे ही फोर्स करते रहते हैं। एक है योग, आसन, प्राणायाम और दूसरा है अन्न। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें भीतर से अच्छा रहना है, अगर हमें बाहर से अच्छा रहना है, तो ये दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। केवल आप सिर्फ भीतर के अंदर डालने का काम करें लेकिन उसको पचाने के लिए कुछ भी नहीं करते हो, तो वो क्या होता जाएगा, बहुत खतरनाक पे चला जा सकता है। तो इसीलिए बच्चों को भी आजकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अभी से उनको आईसाइट के प्रॉब्लम्स होने लगे, अभी से मोटापा का उनको होने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बड़ों में, यंगस्टर्स में भी खाओ पियो ऐश करो और फिर वापिस अपने काम पे बैठ जाओ, तो दिस इज नॉट। तो आपको बस एक याद रखना है कि जैसे कि ये पार्किंसन डिजीज में, इसके अंदर आपके फेशियल्स की, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, उसको टोनिंग करने की जरूरत है। क्योंकि पार्किंसन में फेस को भी कवर किया जाता है। जब आपका फेस, जब आप बोलते हो, आईज की एक्सप्रेशंस की नहीं रहते हैं, नाक से सूंघते हो तो आपको पता नहीं चलता है, मुंह से बोलते हो तो आपका थोड़ा सा आवाज पता चलता है, थोड़ा सा नहीं पता चलता है, वैसी सिचुएशन आ जाती है। तो क्या करना है, थोड़ा सा फेशियल एक्सरसाइज करनी है आपको। जैसे ही आप फेशियल एक्सरसाइज करोगे, वो इंप्रूवमेंट आने लगेगा, राइट? तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगा कि आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी ये कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ये जो टंग ईश्वर ने दी हुई है, सिर्फ खाना खाने के लिए या पचाने के लिए नहीं है, उसको क्या करना है, टंग को बाहर निकालना है और टंग का रोटेशन करना है। जितना हो सके टंग को बाहर निकालिए, रोटेशन कीजिए, टंग को राइट साइड लीजिए, टंग को लेफ्ट साइड पे लेके जाइए, इस तरह से करना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप करते हो, पानी को मुंह में एक आदत डाल दीजिए। जब भी आप पानी पीते हो, मुंह में पानी को भर लीजिए, और धीरे धीरे पानी को इतना इतना नीचे डालिए यहाँ पे। तो पानी को भर लीजिए, तो ऐसे घूट घूट के पानी पीने की आदत रखिए। तो जैसे ही फेशियल योगा, क्यों बार बार हम बोलते हैं फेस योगा आप कीजिए, आप नॉर्मल योग कीजिए, आप ये सारे हठ योग कीजिए, विन्यास आप उस पे चले जाइए, आयंगर कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अलाइनमेंट आपको दिखाई जाती है। तो फेशियल जब आप योग करते हो, आंखों को स्ट्रेच कीजिए, जितनी हो सके आंखों की मूवमेंट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, राइट साइड पे लेके जाइए, लेफ्ट साइड पे लेके जाइए, थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे करके कीजिए। फेशियल की जो एक्सरसाइज है, थोड़ा सा करके करिए। जब आप ओम बोलते हो, ओम ऐसे करके करिए, या ऐसे कुछ करिए। तो क्या होता है, आपकी ये जो मसल्स है, राइट, वो खींचते हैं आपको। तो वो फेशियल एक्सरसाइज, आंखें कुछ कर रही है, मुंह ऐसा हो रहा है, कुछ थोड़ा सा फेशियल एक्सरसाइज कीजिए। तो ये है पहला, कि जब आप फेशियल एक्सरसाइज, कोई भी बचपन के दिन याद कीजिए, हम क्या करते थे, शांभवी मुद्रा में आंखें लेके जाते। शांभवी मुद्रा पे ज्ञानी का मतलब क्या, दोनों भौरों के एक साथ, यानी आंखों के दोनों कीकी को एक साथ यहाँ पे लगाना है, आज्ञा चक्र पे, उसे कहते हैं शांभवी मुद्रा। तो आप शांभवी मुद्रा कीजिए। नहीं हो सकता है तो त्राटक कीजिए। त्राटक कैसे किया जाता है, एक गेम की तरह रखिए, कैंडल को सामने रखिए और वो कैंडल को आप सिर्फ देखते जाइए, सिर्फ आपको देखने का काम करना है।
और फिर बाद में आंखों 10 मिनट हो जाने के बाद आंखों को बंद कर लीजिए। यही बचपन में आप करते थे, अखियां मिलाई के। हाँ, कंपटीशन रखते थे कितनी बार हम स्टेरिंग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, फिर आंखों में से पानी बहुत जड़, तो दिस इज अ गुड एक्सरसाइज। इसीलिए जितने लोग अभी बूढ़े हो चुके हैं, उन लोगों ने ये बचपन में एक्सरसाइज की होती है, उनको अभी इतना शिकार वो नहीं बने हुए, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है। तो आप स्टेरिंग कॉन्टेस्ट की तरह कर सकते हो। आप त्राटक यानी कैंडल्स को सामने रख के कर सकते हो, राइट। आइस की एक्सरसाइज, आप सुबह उठते हो, सूर्य को दूर तक देखिए, कंटिन्यू सूर्य भगवान को देखिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए और अंतर्मुखी से सूर्य भगवान को देखिए। कोई चीज दूर तक आपको दिख रही है, उसको देखिए, फिर धीरे 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 वो चीज को नजदीक यहाँ तक ला दीजिए। तो दूर तक यहाँ से गए, फिर नजदीक यहाँ तक नाक के टेरवे पे लीजिए, जहां से आप सांसें लेते हो वहां पे ले लीजिए। तो आई एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइज, इट्स वेरी गुड फॉर द पार्किंसन, और अगर बचना भी है तो ये गुड है। दूसरा है नेक की स्ट्रेचिंग, बहुत जरूरी है। नेक स्ट्रेचिंग क्यों करना है? क्योंकि से हमारा जो भी है ब्रेन की रिलेटेड सब कुछ रहता है, तो उसका मेरिडियन पॉइंट हमारे बैक ऑफ द नेक में दिया है। सबसे पहला आपको स्ट्रेस आता है, सबसे पहला डिप्रेशन में जाता है, तो ये सब कुछ तो पहले से होने लगता है। आपको लगता है ये सडनली हुआ, कोई चीज, कोई बीमारी सडनली नहीं होती। तो आपको क्या करना है, नेक की, अगर मान लो नेक की एक्सरसाइज आप अपने आप से नहीं कर सकते हो या फिर प्रॉपर नहीं कर सकते हो, तो सपोर्ट ले लीजिए दूसरों का। लेफ्ट हैंड को रखिए, स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे धीरे, इतना होता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे और कीजिए और खींचिए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो दूसरों को सपोर्ट से कीजिए। दूसरी बात, जब भी आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, रिदम को साथ में ले लीजिए। रिदम का मतलब क्या है? रिदम का मतलब है सांसों की रिदम। सांस को लिया, हेड अप किया, सांस को छोड़ा, हेड को डाउन किया, सांस को लिया, हेड को साइड किया, सांस को छोड़ा, सेंटर में आए, वापस सांस को भरा, साइड पे आ गए, राइट। तो रिदम में करना बहुत जरूरी। जैसे जैसे आपकी प्राण ऊर्जा के साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, उड़ान, समान, अपान, ये 3 प्राण पे अफेक्ट करता है, तो उड़ान प्राण पे आपको ज्यादा जोर देना है, राइट। तो उड़ान प्राण पे करने के लिए आपको क्या करना है, सांस लोगे, एक्टिविटी करोगे, सांस भरोगे, सांस छोड़ोगे, सांस भरोगे, एक्टिविटी करोगे, तो वो प्राण शक्ति भी आएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, मसल्स भी आपके जो स्टिफ हो गए वो भी धीरे धीरे लूज होने लगेंगे। उसके बाद है कि आप हाथों की, शोल्डर की इस तरह से डिवाइड करके एक्सरसाइज कीजिए, कि जैसे कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है और हाथ को आप ऊपर कर रहे हो, फिर धीरे से नीचे कर रहे हो। आपने कुछ पकड़ा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो और धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हो। भले अभी आपको लगेगा ये हो रहा है, लेकिन जाइए 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 पीछे। क्या होगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, हमारी स्ट्रेंथनिंग पावर भी कम हो जाती है। तो जब आप हाथों की एक्सरसाइज करते हो, आपके मसल्स में टोनिंग आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटीज आने लगती है, और धीरे धीरे जो स्टिफनेस है, जिस वजह से आप कुछ कार्य पकड़ नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो अपने आप, वो करने लगोगे। आप स्पून लेते हो तो उसको, स्पून को या फिर दिया कर कुछ भी करते हो, तो इस तरह से क्यों करने में आता है, क्योंकि दोनों का बरोबर का ट्यूनिंग होना चाहिए, इसलिए। तो आपको क्या करना है, एक हाथ से टिंग 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 करना है और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है। ब्रेन एक्सरसाइज कीजिए। आप जब ब्रेन एक्सरसाइज करते हो, कुछ एक्टिविटी है, राइट, या ऐसे ऐसे 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते रहो, या 1 2, फिर 1 किया, 2 किया, 1 2, फिर 1 किया, फिर 2 किया, इस तरह से कुछ हाथों की एक्सरसाइज, जिसके साथ आपका ब्रेन भी कनेक्ट रहता हो। एक्सरसाइज के साथ इस तरह से भी आपको करना है, राइट। ये हो गया। अब आप किसी की पोस्चर, क्योंकि इसमें ध्यान रखिए, स्पाइन पे बहुत इफेक्ट होती है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है, आदमी झुक जाता है, ऑटोमेटिक उसके पोस्चर बदल जाती है। तो आपको क्या करना है, एक तो है सीधा बैठने की आदत रखनी है, राइट। सीधा नहीं, अगर पोस्चर अलाइनमेंट सीधा होगा तो आपका फटाफट ब्लड सर्कुलेशन काम करने लगे। तो स्पाइन की, मेरुदंड की एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी है। आइदर आप ट्विस्टिंग में कर लो, खड़े खड़े हो, ट्विस्ट कर लो अपने हाथों से, या फिर कुर्सी पे बैठे हो तो थोड़ा सा ब्रेक करके ट्विस्ट कर लो अपनी बॉडी को, वो आप कर सकते हो। दूसरा है कि रोटेशन, शोल्डर का उसका रोटेशन कर लीजिए।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, बॉडी को साइड बाय साइड या फिर हस्त उत्थान आसन कर्व कीजिए, बॉडी को दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए और थोड़ा सा कर्व का मूवमेंट दीजिए, लेकिन सपोर्ट के साथ। अब आप बोलोगे सपोर्ट के साथ कैसे, तो देखिए आपके पास रोप हो तो रोप का सपोर्ट ले लीजिए, पकड़िए और फिर आगे जाइए, फिर वापस आ जाइए, फिर वापस आप आगे जाइए, तो रोप की मदद से कर सकते हो। फिर है बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज, अगर आपके साथ कोई है दीवार का सपोर्ट ले लीजिए और धीरे धीरे आप नीचे जाइए। अगर मान लो दीवार भी आपको लग रही है गिरने लगता है, तो क्या कीजिए, अगर आपके पास विंडो हो, बारी हो, तो बारी को पकड़िए, हाँ विंडो को जो बार होते हैं वहां पे पकड़िए और धीरे 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 आप बैंड करिए। पहले 90 डिग्री पे चले जाइए, एल पोजीशन बना दीजिए, फिर कंफर्ट लग रहा है तो आप नीचे जाए। इन शॉर्ट आपको स्पाइनल की एक्सरसाइज करनी है, आंखों की करनी है, फेशियल की एक्सरसाइज करनी है, नेक की एक्सरसाइज करनी है और धीरे धीरे आपको पैर की, अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो पाओ को उठाइए, नीचे रखिए या स्टेपिंग कीजिए, अप डाउन अप डाउन। आपके पास बाथरूम में स्टूल होगा तो स्टूल के ऊपर अप कीजिए, फिर ये कीजिए, दीवार का सपोर्ट ले लीजिए, सीधा खड़े रहिए, स्टेप्स कीजिए स्टेप्स कीजिए। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आपको क्या करना है, फिर धीरे धीरे नीचे स्टेप्स करने जाना है। इन शॉर्ट में ऑल ओवर बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए, आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप जब योग करते हो, आसन करते हो, तो आपका एक्टिव हो जाता है, स्टिफनेस कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, मसल्स में जो जकड़न आ गई है वो निकल जाती है। और मेन फायदा है सांसों के साथ रिदम रिदम रिदम। और लास्ट में आपको शवासन करना है। जैसे आप शवासन करते हो तो आपको क्या करना है, शवासन करते समय दोनों पांव को आलती पालती मार लीजिए या दोनों पांव को बैंड कर लीजिए, राइट। और फिर एक हाथ छाती के ऊपर और दूसरा हाथ पेट के ऊपर रखिए और रिदमेटिक पे जाइए कि मैं जब सांस भरता हूं दोनों हाथ ऊपर आते हैं, छाती भी ऊपर आती है, पेट भी ऊपर है। जब मैं सांस छोड़ता हूं पेट अंदर जाता है, छाती भी नीचे आती है, राइट। तो दिस इज पूर्ण श्वास की क्रिया कीजिए, पूर्ण श्वास की क्रिया आपको करनी है। दूसरा, इसके अंदर प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करता है। क्यों प्राणायाम, क्योंकि जितना आप प्राणों के साथ रहोगे आपका क्या होगा, फटाफट काम करेगा मूवमेंट। जैसे आपने हाथ को ऊपर किया, अगर मैं सांस के बगैर कर दूं क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे स्टिफनेस लगेगा, दर्द जैसा होगा। लेकिन आप जब सांस को भरते हो तो क्या होगा, कहीं पे भी जकड़न है वो दूर हो जाएगी, सांस को छोड़ोगे ये हो जाएगा। तो प्राणायाम के साथ करना है। अब प्राणायाम में कौन सा करोगे, तो एक है अनुलोम विलोम, कुंभक के साथ। पहले नॉर्मल कीजिए, आप कर सकते हो, राइट नॉस्ट्रिल में लेफ्ट से सांस को लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर धीरे धीरे जैसे आपको पता चले उसके बाद होल्ड योर ब्रेथ करो कि सांस भरा, होल्ड बाय कुंभक किया, फिर सांस को छोड़ दिया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और ध्यान, ध्यान क्यों करना है, अब देखिए टेंशन तनाव हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे आप सब कुछ छोड़ देते हो और धीरे धीरे वो इंक्रीज होके आपका बॉडी पूरा अनकंट्रोल में चला जाता है। बहुत से सोच आते हैं, नींद नहीं आती है, टेंशन तनाव बहुत, और भूल जाते हो, बहुत सी बीमारी आपको घर कर लेती है। लेकिन जब आप ध्यान करते हो, ध्यान की शुरुआत पहले से डाल दीजिए, बचपन से डालिए। नहीं पता चला जब से जागा त्याथी सवार, ऐसा बोलने में आता है, जब जागो तब ही सुबह माँ हो गई, ऐसा ही समझ लो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि अभी से ध्यान की शुरुआत अपनी उम्र जो है वो कीजिए। क्यों करना है, मन जो है ना वो कैसा है, चंचल है, अगर उसको अच्छी जगह पे नहीं लगाओगे तो वो बुरी जगह पे चला जाएगा। तो स्ट्रेस तनाव में नहीं रहना है हमें। हम जब स्ट्रेस तनाव में रहते हो, डाइजेशन पावर कैसे हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस तनाव से नहीं रहते हो, आपका डोपामाइन भी बढ़ता है और आपका डाइजेशन जो है वो बहुत, अग्नि जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है, प्रदीप्त रहती है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस इज वेरी मेजर प्रॉब्लम होने लगा है कि जिस वजह से आप अपने पूरे शरीर के सेल्स को तो डैमेज करते हो, लेकिन सारे जो सिस्टम्स है हमारे बॉडी के उसको भी डैमेज करते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप भामरी प्राणायाम कर सकते हो, आप इकार का साउंड कर सकते हो, जो आपके पास नहीं है कोई भी योग के
थेरेपी योग करवा रहे हो उनके सपोर्ट से। बस एक ही ध्यान रखना है, अपने अलाइनमेंट को अभी से ठीक करना शुरू कर दीजिए। हाथों की मूवमेंट्स के लिए आप बॉल ले सकते हो, राइट? या फिर स्ट्रेंथनिंग के लिए आप बॉटल की एक्सरसाइज कर सकते हो, चेयर के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत से वेरिएशन है आपके पास, बट सपोर्ट के साथ कीजिए, रिदमेटिक ब्रीदिंग के साथ कीजिए। जब आप ये दोनों का समन्वय करते हो तो आप खुद देख सकते हो कि आपकी ये बीमारी कैसे भाग जाएगी। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक है फिजा, जो बता रही हैं कि उनके फादर को काफी सालों से इस तरह की परेशानी हो रही है। उनके फादर की उम्र है 60 साल और पहले उनके हाथों में शिवरिंग होती थी, लेकिन उनके हाथ अब मुड़ भी गए हैं और वो पूरा टाइम शिवरिंग उनमें होती रहती है। तो वो पूछ रही हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे कि अब 60 साल के बाद ज़्यादा डिजेनरेट होने लगता है, तो मैं एक ही सजेशन करूँगी कि उनको सबसे पहले तो थोड़ा-सा मूवमेंट करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि थोड़ा-सा आप अगर उनको एक्सरसाइज़ आप करवा सकते हो, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। खान-पीन में लिक्विड का ज़्यादा जाने दीजिए, जैसे कि हाई रिच प्रोटीन या हाई रिच फाइबर का इंटेक ज़्यादा जाने दीजिए। जितना वो लिक्विड पे ज़्यादा है, वेजिटेबल जूसेस है, राइट? या फिर फ्रूट्स है, तो वो जितना लेंगे, विटामिन सी युक्त लेंगे, फिर प्रोटीन युक्त लोगे और हाई फाइबर युक्त लोगे, तो आपका शरीर के अंदर भीतर जो गंदगी भरी हुई है, वो सारी निकलने लगेगी। तो बस वो आपको काम करना है कि ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसका इंटेक वो कोई भी इस तरह से आप दे सकते हो उनको, वो देना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, उनको थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट करवाइए। अगर आप सोचोगे कि अब 60 है, 60 इज़ नथिंग, आप भी उनके साथ कीजिए। आप सपोर्ट करिए और धीरे-धीरे करना शुरू करें। उनको बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। एक दूसरा होता है नाद, राइट? दूसरा होता है, अभी देखो उन लोगों को खास ध्यान रखना है कि जैसे घड़ी में टक, 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 टक आवाज़ आती होती है, राइट? जैसे वो आवाज़ की तरफ ध्यान लगाते हैं ना, तो उनके यहाँ पे एक्टिव होने लगता है, सेल जो डैमेज हो गए वो एक्टिव होने लगता है। आइदर घड़ी है या फिर दीवार पे कुछ लगी हुई है या बेल है, टेंग, टेंग, टेंग ऐसा है, या ओमकार, ध्यान रखिए। ओम, ओमकार का जो मंत्र चैंटिंग हो रहा है, उसका भी साउंड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो नाद है, राइट? वो जो करते हैं, तो वो उनको सुनाइए, तो उससे भी उनका फ़ायदा होगा। अगर वो बोल सकते हैं अच्छी तरह से, तो आप उनको अ का साउंड, ऊ का साउंड और म का साउंड पहले करवाइए और उसके बाद धीरे-धीरे बोलिए, साँस को भरिए, साँस को छोड़िए। रिदमेटिक में आप उनको करने की शुरुआत और जब वो आँखें बंद कर लेते हैं, उसके बाद उनको ये 5-10 मिनट के लिए साउंड सुनाइए। उनको सिर्फ़ हेडफ़ोन पहना लेना है और साउंड शुरू कर देना है। आइदर टिक, 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 टिक तो उनका क्या होगा? टिक, टिक, टिक ब्रेन उनका वैसा होना है। तो बस उतना पहले कीजिए, लेकिन धीरे-धीरे कीजिए, तो आप खुद देख सकते लेकिन हाँ, जो दवाइयाँ हैं उसके साथ ही ये सब कुछ करना है और फूड का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज़ करवाइए। मैम, अब हमारे एक और दर्शक हैं जो बता रहे हैं कि उनकी उम्र 55 साल है और वो जब भी कुछ सामान पकड़ते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कुछ भी पकड़ने पर उनके हाथ बहुत ज्यादा कांपते हैं। तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब देखिए, हाथ है दैट मीन्स 55 साल है तो वेरी गुड, क्योंकि इतना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि डीजेनरेट जैसे-जैसे होता है, आपको क्या करना है, पहले तो है हाथों को स्ट्रेंथनिंग बढ़ा दीजिए, राइट? तो आपके पास अगर स्टार्टिंग में नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए हाथों की और उसके बाद बॉटल पकड़ के एक्सरसाइज कीजिए या फिर आप डंबल्स पकड़ के एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका क्या होगा, कंपन जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरा, नेचुरोपैथ में हॉट ट्रीटमेंट भी आती है, कोल्ड ट्रीटमेंट भी आती है, राइट? तो जैसे आपका जो पानी का बहाव है, आपके शावर है, बाथरूम में शावर होता है, तो वहां पे आपके शावर जो आती है उसके आगे आपको खड़ा रहना है। जैसे कि ये शावर है, तो आपकी स्पाइन पे टॉप से लेके लो तक आप पे शावर का रेज करना है। आपको क्या करना है, शावर जैसा, अगर हैंडी है तो कोई आपके पीछे रखे या फिर आप ऊपर फिक्स है तो आपको बॉडी को क्या करना है, इस तरह से करना है और शावर यहाँ पे आए। तो इस तरह से आप शावर से भी एक्टिव कर सकते हो, वाटर थेरेपी से बोलते हैं, तो वो आप कर सकते हो।
थोड़ा-सा गर्म पानी का शेक कर सकते हो। दूसरा, एक्सरसाइज इज़ मस्ट, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि आप कुछ वज़न लेके एक्सरसाइज बाद में करना, और एक्टिव जितना आप रहोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो एक्टिव तो रहना है, ऐसा मत सोचिए कि मैं बैग लेके तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको शिवरिंग तब महसूस होती है, लेकिन उसके बाद कितना होता है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप खुद देख पाओगे कि धीरे-धीरे वो परसेंटेज कम होता जाएगा। तो बस डू द एक्सरसाइज, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कीजिए। और अगर आपको लगे तो एक वार्म वाटर ले लीजिए, उसके अंदर मार्बल्स डाल दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, मार्बल से उसको पकड़िए टाइटली, फिर छोड़ दीजिए, फिर वापस। तो वाटर थेरेपी की एक्सरसाइज हो जाएगी हाथों की। वार्म वाटर है, अंदर सी सॉल्ट डाल दिया हुआ है आपने और मार्बल डाल दिया हुआ है, और वो मार्बल को पकड़िए छोड़िए, मार्बल को पकड़िए छोड़िए, फिर इस तरह से, लेकिन रिदमेटिक के साथ, सांसों के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और कहीं अगर हो तो आप शिरोधारा की ट्रीटमेंट से, नश्य है जो नाक में डाले जाते हैं, वो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, और हेड मसाज भी अच्छी तरह से करके देखिए, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैम, अब हमारी एक और दर्शक हैं जो पूछ रही हैं कि पार्किंसन मेडिसिन किस साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है? हाँ, जैसे अगर आप दवाइयाँ, हम सोचते हैं कि दवाइयाँ तो मैंने मैम बहुत साल पहले ली थी, लेकिन एक स्टेरॉइड की दवाइयाँ, एक एंटीबायोटिक की दवाइयाँ, एक पेन किलर की दवाइयाँ, और एक होती है ऐसे ही कभी भी कुछ भी हर्बल के नाम से दवाई ले लेते हैं। तो ये सारी जो दवाइयाँ आपके शरीर के भीतर जाती है, आज न नहीं तो कल वो आपके लिवर को डैमेज करती है, आपके पाचन को डैमेज करती है, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब पाचन डैमेज हो जाता है तो वो सीधा शूट करता है, ब्रेन में शूट आउट करता है, क्योंकि गंदगी ब्रेन में जाती है और वहीं से स्प्रेड होती है। तो वो भी एक है कि अगर आप दवाइयाँ लेते हो, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हो गया है और कोई डिजीज आपको ऑलरेडी है, तो उसकी साइड इफेक्ट्स में भी आपको शेकी का मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि पार्किंसन को समटाइम्स गड़बड़ी हो जाती है कि ये सही में पार्किंसन है या दूसरी कोई बीमारी है, वो नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि वो उठते बैठते, चलते समय या फिर बिस्तर से टाइम ले रहे हैं, रूटीन लाइफस्टाइल उनकी रूम हो गई है, तो फिर पार्किंसन है। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक ही कुछ वक्त ही आपको लगता है तो वो साइड इफेक्ट्स हो सकती है। तो इसीलिए प्रकृति माँ ने और किचन में हमें बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स दिए होते हैं, और हमारे पास स्पाइसेस होते हैं, तो उनका यूज करना शुरू करें। जिंजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, अजवाइन का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, क्लव का इस्तेमाल शुरू, मेथी मेथी और कलौंजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कि बहुत सी ऐसी बीमारियां ऐसी होती है जो हम सीधे दवाई की तरफ चले जाते हैं। तो शुरुआत कीजिए, जैसे कि आपको लगेगा कि आपको कोल्ड एंड कफ हुआ है, आपने फटाक से दवाई, लेकिन कोल्ड एंड कफ को दवाई की जरूरत ही नहीं है। वो तो आपको एक साइन देता है कि आई एम लो, इम्यूनिटी आपकी लो हो रही है, तो कुछ डालो इसके भीतर तो मैं अच्छा हो जाऊं। जो लोग दवाई लेते हैं कोल्ड एंड कफ में, तो उनकी बीमारियां का लिस्ट बढ़ता जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है, दवाई से होती है, लेकिन अगर आपको पार्किंसन का सही में है, दवाई लीजिए, लेकिन साइड में फूड इंटेक अच्छा सा रखिए कि जिससे वो दवाई को भी इफेक्ट करके आप इस रोग में से बाहर निकल सको। मैम, अब हमारी अगली दर्शक का सवाल है जो पूछ रही हैं कि आपने अभी जो भी हर्ब्स बताए हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है? अब देखिए, जैसे किचन में से हमें बहुत सी ऐसी आइटम्स मिल जाती है कि मान लो कि आपको जूस बनाना है, या आपको मैंने जैसे बोला हाइड्रेट योर बॉडी रखिए, जितना हाइड्रेट, बिकॉज 80% पानी है हमारे भीतर, और सिर में भी जहाँ पे ब्रेन है, राइट, वहां पे भी पानी है। एवरीथिंग अंडर द वाटर, 80% हमारे ऑर्गन पानी में ही है। तो आपको क्या करना है कि पानी की मात्रा वाले फूड्स को ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि जिंजर है, तो जिंजर एले, 1 गिलास पानी लीजिए, उसको उबालिए, उसके अंदर जिंजर को श्रेड करके डाल दीजिए, और डालने के बाद 3 मिनट्स तक उबालिए, उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए। नॉर्मल हो जाने के, नॉर्मल नॉट ठंडा, नॉर्मल हो जाने के बाद उसके अंदर हनी डाल दीजिए, और टेस्ट के लिए अपना डालना है, इधर आप डाल सकते हो संचर पाउडर डाल सकते हो, और हनी डाल सकते हो, और करना हो तो नींबू डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका जिंजर एले हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो। दूसरा है जूस कैसे बनाना। तो देखिए, बीट रूट
ककुम्बर, पालक, ये 3 को आपको ऐड करना है, राइट? और अगर आपके पास दूसरी कोई भी चीज़ खट्टी है, तो उसको भी एक ऐड कर, इधर एप्पल है तो उसको ऐड कर दीजिए, नींबू है तो उसको ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये 4 जो है उससे आप जूस बना लीजिए और उनको इंटेक लेना शुरू कर दीजिए। ब्रेन का है, नट्स में वॉलनट इज़ द बेस्ट है, तो वॉलनट का इंक्रीज़ करना शुरू कर दीजिए, टेक कर लिया। हर रोज़ भिगो के वॉलनट खाइए, हर रोज़ आलमंड को भिगो के खाइए, राइट? हर एक स्पाइसेस आपको बताती है कि स्पेसिफिक ये कौन से रोग के लिए है, पूरा बताती है आपको, तो बस थोड़ा-सा ध्यान लगाना है। दूसरा, विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, उसको इंटेक करना शुरू कर दीजिए। प्लम है, चेरीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, राइट? तो उनको सुबह 11 बजे और 4 बजे, ध्यान रखिए टाइम का बहुत महत्व होता है। तो टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे अगर आप लेते हो तो उसका फायदा होगा। तो जब भी आपको कोई फ्रूट खाना है तो मिड मील में खाइए 11 ओ क्लॉक को, और फिर आफ्टरनून में खाइए 4 टू 5 के बीच में, तब आपको फायदा ज्यादा देखने में। तो इस तरह से जब आप खाते हो तो आपको क्या होगा कि जो आप एक के पीछे भागते रहते हो, राइट? वो नहीं भागो, आप चेंज करते रहो। जैसे कि ग्रेन से तो गेहूं इज नॉट द वन थिंग्स, रागी है, बाजरा है, ओट्स है, ज्वार है, जौ है, हाँ, मक्का है, उसको आप चेंज करिए। दलिया है, कोदरी है, बिग, ये कुछ ऐसे ग्रेन्स, मल्टी ग्रेन्स को चेंज करते रहिए। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, राइट? और जितने फ्रूट्स, ध्यान रखिए सीजनल फ्रूट्स, guava is the best, apple is the best, muskmelon is the best, वाटरमेलन सबसे ज्यादा है। अगर आप पानी में नहीं ले, वाटरमेलन सिर्फ ले लिया फिर भी है। लेमन जूस बेस्ट है। इसके अंदर ग्रीन टी बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। ग्रीन टी, अगर आप ग्रीन टी लेते हो, लेकिन हाँ ज्यादा नहीं लेना है, वो भी बात ध्यान रखनी है। अगर ज्यादा रहते हो तो वेट लॉस होने में शक्यता रहती है आपकी, राइट? तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ आप जो देते हैं, दूसरा दही बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जितना आप योगर्ट, दही घर पे बना के खाओगे, आपकी गट थेरेपी और डोपामाइन को इंक्रीज करने में दही बहुत काम करता है। आलमंड्स की जगह पे आप सिंगदाने यानी के पीनट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं हुआ तो लस्सी छाछ पी लीजिए, वो भी आपको फायदा देगी। इन शॉर्ट में आपके घर पे ही सब कुछ है, एवरीथिंग इन योर होम। वहां से शुरुआत की, और बाजार में जो वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उसको लेना शुरू। लिफी ग्रीन वेजिटेबल, हाई रिच कैल्शियम, हाई रिच फाइबर एंड हाई रिच प्रोटीन। दाल है तो दालें लेना शुरू कर दीजिए, राइट? दाल, लेग्यूम्स जो आपके पास है एवरी डे अलग अलग बनाइए। चने है, मूंग है, एवरी डे व्हाइट पीस है, आपके पास बहुत सारा है। तो जस्ट आंखें खोलिए और नजर डालिए, आज मैंने मूंग का चीला बनाया, आज मैंने ओट्स की दलिया बनाया मैंने। तो बस जस्ट चेंज करते रहिए। और ऐसा नहीं कि एक ही सब्जी आपको खानी है, सब्जी को चेंज करते रहिए। जिसके अंदर बहुत सारा फाइबर है और पानी की मात्रा ज्यादा है, वैसा फूड आप पार्किंसन वाले को दे सकते हैं। मैम, पार्किंसन डिजीज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में इतनी खूबसूरती से हमारे दर्शकों को बताने के लिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। और अगर आपको कोई भी या किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी प्रश्न है या आप किसी भी तरह की दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप हमें हमारे YouTube लाइव पर कमेंट करके और हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।